प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार वीडियो में, जो कि कौन सा वीडियो है, आनुवंशिकता एवं जैव विकास का भाग 2। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मार्क्स नहीं आते यार, जो समझ में ही नहीं आता। मतलब पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, लेकिन फिर सोचते हैं हुआ क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आता। नोट्स बना नहीं पाते हैं, और नोट्स अगर किसी के पढ़ भी लो तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही कमाल के मेरे खुद से हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है मैं आपको फ्री में पहुंचा दूंगा इस चैप्टर खत्म होने तक। लेकिन अभी केवल आपको क्या करना है, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं केवल उनको बहुत अच्छे से समझते चलना है, और आपके इस चैप्टर में फुल मार्क्स आएंगे। इस चैप्टर में कहीं नंबर नहीं घटेंगे, ये अपनी गारंटी है। लेकिन वीडियो को देखना है पूरा और खास अंत तक। तो इस वीडियो में सुन लो अपन पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कि हम पढ़ेंगे शुरू में विभिन्नताओं के बारे में, अभी बताऊंगा आगे क्या है विभिन्नताएं, और लक्षणों के जो वंशागति के लिए मेंडल ने जो प्रयोग किए हैं, जो मेंडल ने नियम दिए हैं, या सरल भाषा में बोलूं तो मटर के पौधे वाला प्रयोग सुना ही है ना, फोटो तो देखी होगी किताब खोल खोल करके। तो वो मटर के पौधे वाला लंबा और वो बोने वाला क्या प्रयोग है, उसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे, और सारे उदाहरण मैं आपको अपने ऊपर लेकर के दूंगा कि आपके मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कोई गले का कुत्ता है उसके शरीर से क्या है। तो इस तरह से अगर अपन समझेंगे ना, तो अपने को बहुत अच्छे से समझ आएगा और बहुत लंबे समय तक वो याद भी रहने वाला है। इससे पहले बस मैं आपको ये कहूंगा कि इससे पिछला अगर वीडियो इस चैप्टर का आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कुछ एक शब्दावली बताई है, कुछ एक शब्द बताए हैं जिनका हम बार बार प्रयोग करने वाले हैं, और उनका मतलब जो है आपको पता होना चाहिए। तो आ जाओ अपन बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं एनसीईआरटी से, जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले हमें एक टॉपिक दिया गया है जो कि है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। विभिन्नताएं, जनन हम पढ़ चुके हैं पहले, 2 तरह का होता है, लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है। हम लोग कैसे पैदा होते हैं, लैंगिक जनन से, या जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये विभिन्नताओं से क्या मतलब है, पहले आप वो सुनो। भाई हमें अपने मम्मी पापा ने पैदा किया है, लेकिन हम एकदम डिट्टो नहीं है, मतलब एकदम अपने पापा जैसे नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि हम शक्ल है या अपनी मम्मी जैसे दिखें एकदम वैसे के वैसे, ऐसा तो नहीं है। हमारा चेहरा मम्मी के चेहरे से थोड़ा अलग है, पापा के चेहरे से भी थोड़ा अलग है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है और कुछ ना कुछ विभिन्नता है। और ये विभिन्नता ही क्या कर रही है, ये हमें एक अलग पहचान दे रही है। अगर आप खुद ही सोच करके देखो कि सारी लड़कियों का जो चेहरा है पृथ्वी पर सेम होता, हाइट सेम होती, बाल एकदम सेम होते, सब कुछ सेम होता, सारे लड़कियों की हाइट, बाल, कपड़े तो खैर बदल सकते हैं अपन, है ना, बाल, आंखें, हाइट, चेहरा, नाक, कान का साइज, सब कुछ अगर सेम होता लड़के लड़कियों में, तो भसड़ हो जाती। पहचानते कैसे किसी को, समझ रहे हो? तो पहली बात तो क्या समझ में आ रही है कि विभिन्नताएं बहुत जरूरी हैं। किस लिए जरूरी है, अगर हम हमारी बात करें तो विभिन्नताएं किसके लिए जरूरी हैं, हमारे पहचान के लिए, हमारी अलग थलग पहचान के लिए। दूसरी चीज, विभिन्नताएं क्यों जरूरी हैं? विभिन्नता आना जरूरी है क्योंकि इससे विकास होता है। ये विकास वाली जो बात है, ये हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि विभिन्नताओं से क्या होता है, विकास होता है, और जो जीव है उसके जीवित रहने की जो संभावना है वो उसमें वृद्धि होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो विभिन्नताओं में हमें किताब में एक उदाहरण दे रखा है, जो कि किसका उदाहरण दे रखा है, अलैंगिक जनन का। यहां ध्यान से देखना, अलैंगिक जनन काफी सारे जीवों में होता है। जैसे मान लो एक कोशी के जो जीव है हमारे पास में, जैसे अमीबा है, युगलिना है, या उसके अलावा भी हमने कुछ एक उदाहरण वहां पढ़े थे। उसके अलावा अगर हम बात करें जीवाणुओं की, जिनको बैक्टीरिया कह रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया कितने हमारे मुंह में, लाखों, इस रूम में कितने होंगे, बोले करोड़ों। तो इन जीवाणुओं में भी क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है, और उस अलैंगिक जनन के दौरान इनमें भी क्या आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है कि वो जो परिवर्तन है ना, वो बहुत कम परिवर्तन है। मतलब ये जो सारे बैक्टीरिया है ना, जैसे मान लो कि एक यहां पर कोई बैक्टीरिया है, इससे 2 बैक्टीरिया बने, एक कट के टूट के 2 बैक्टीरिया बन गए इससे, मतलब अलैंगिक जनन हुआ, द्विखंडन बोलो इसको आप। फिर मान लो कि ये 2 से क्या हुए, 4 हुए यहां पे, और 2 यहां पे। फिर मान लो ये 4 से क्या होंगे, 8 होंगे, और इस तरह से ये चलता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ये वाली कोशिकाएं, जैसे ये वाली और ये वाली, आपस में बहुत सेम है, लगभग सेम है। ये वाली लगभग सेम है,
भाई हमारे कमरों में है ये बैक्टीरिया, हमें दिख नहीं रहे, बहुत छोटे हैं। हर क्षण मतलब आप समझ लो इनमें से पता नहीं कितने हजारों लाखों क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं हमारे शरीर में, पता नहीं हमारी आंतों में, हमारे पेट में, हमारे मुंह में, पता नहीं कितने लाखों बैक्टीरिया हैं। और ये बहुत सारे एक कोशिकीय है, सारे ही लगभग एक कोशिकीय। अब सवाल आता है कि अच्छा ठीक है, एक बात हमने याद कर ली कि इनमें बहुत कम परिवर्तन आते हैं, लगभग ये एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। तो क्वेश्चन अभी होना चाहिए कि ये परिवर्तन आते क्यों हैं। तो देखो ये हम 9वीं कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे ना जंतु कोशिका के बारे में, या वहां पर हमने जब एक कोशिकीय कुछ ऐसी कोशिकाएं जीव वगैरह देखे थे, तो वहां हमने देखा था कि इन कोशिकाओं में क्या होता है कि जो इन जीवों में क्या होता है कि जो गुणसूत्र है, या आप यूं कहो कि जो प्रजनन की जो खास सामग्री है, या प्रजनन की सामग्री भी नहीं, इसको आनुवांशिक सामग्री हम लोग कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल इसको बोलेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें सारी खबर है, डीएनए जो है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि नाक कहाँ होना चाहिए, हाथ कहाँ होना चाहिए, या शेप कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, ये और वो। तो उसकी क्या होती है, फोटोकॉपी होती है, डीएनए की प्रति बनती है। ये हम लोग आठवें पाठ में पढ़ चुके हैं। प्रजनन जो है ना, जीवों में जनन कैसे, जीव जनन कैसे करते हैं, उस पाठ में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। क्लियर है आपको बात। तो इस डीएनए की क्या हो रही है, फोटोकॉपी हो रही है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब वो फोटोकॉपी होती है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी। जैसे हम भी अगर फोटोकॉपी करते हैं ना, तो एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होता, थोड़ा काले काले निशान आ जाते हैं, कहीं पे कुछ आ जाता है, कहीं पे कुछ आ जाता है। तो सेम इनके साथ होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अलैंगिक जनन में जो परिवर्तन है ये बहुत ही कम होता है। अब हमारे किताब में एक प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है इस पाठ में, कि मान लो कि कोई दो लक्षण है हमारे पास में। एक लक्षण है ए, जो कि किसी अलैंगिक जनन करने वाली प्रणाली में, एक समूह में 10% जीवों में पाया जाता है। और एक और लक्षण है जिसका नाम दिया है बी, और ये जो है ये लगभग 60% जो उस प्रणाली के जो जीव हैं उनमें पाया जाता है। तो अब प्रश्न हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा लक्षण, बी वाला लक्षण या ए वाला लक्षण पहले आया होगा। भाई जैसे मान लो ये परिवर्तन हो रहा है ना, इससे ये 2 बने, फिर इन दोनों से ये 4 बने, तो हो सकता है कि वैसे तो ये सारे काले कलर के, ऐसा मान लो आप, लेकिन ये जो चौथा वाला है ना, एक इस पीढ़ी का, ये क्या हुआ कि यार ये आपका ब्लू बन गया। अब होगा क्या कि ये जब बच्चे पैदा करेगा तो वो कैसे होंगे, ब्लू होंगे। आ रही बात आप सबको समझ में। और ये वाला जब बच्चे पैदा करेगा तो वो कैसे हैं, काले ही हैं मान लो। सेम इनके साथ में है काले, और सेम इसके साथ में है, इसके बच्चे जो पैदा होंगे ये भी काले ही। तो अब आप खुद यहां पर देखने की कोशिश करो कि मान लो यही वो सारे काले हैं, इनमें से मान लो एक आध कोई लाल भी पैदा हो गया, मान लो ये कोई लाल पैदा हो गया, क्योंकि 10% और 60% मिलकर के तो 70 ही हो रहे हैं ना। इसका मतलब 30% कोई और गुण वाले भी होंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, काला लाल ऐसे गुण अपन कलर मान लेते हैं। तो अब आप मेरे को खुद ही बताओ कि ये कम में है, मान लो जो ब्लू वाला गुण है ये केवल 10% सदस्यों में है, नीचे जितने भी हैं। प्रतिशत गिनने मत बैठ जाना, गणित की कक्षा नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे। और बाकी जो काला है मान लो वो कितने में है, 4 में है। मान लो कि ये काला वाला ट्रेट कौन सा है, बी, और ये 60% में है। ठीक है, तो अब आप मेरे को खुद बताओ कि ट्रेट बी या जो लक्षण बी है वो पहले आया है या लक्षण ए। ध्यान से देखो, लक्षण बी जो है यहां पर हम कौन सा कह रहे हैं, काला मान रहे हैं, और इसको हम कौन सा मान रहे हैं, नीला। तो आप खुद बताओ मेरे को, नीला पहले आया है कि काला पहले आया है। तो हम बोलेंगे कि काला पहले आया है। क्यों, मतलब हम बोलेंगे लक्षण बी पहले आया है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा जीवों में है। इसका मतलब वो ज्यादा समय से क्या कर रहा है, जनन कर रहा है। उस गुण वाले जो जीव हैं वो जनन कर रहे हैं काफी लंबे समय से, इसीलिए उनका जो प्रतिशत है उस प्रणाली के जीवों में ज्यादा है। और ये वाला क्योंकि बाद में आया होगा, उसका प्रतिशत इसलिए कम है। अब बात आती है यहां पर एक बहुत खास, कि ये जो विभिन्नताएं हैं इनसे क्या फायदा होता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, या नुकसान होता है, तीनों बातें। तो पहली बात बोले हाँ फायदा हो सकता है। अच्छा कैसे होता है फायदा, उदाहरण के लिए हम ये भी पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या, जैसे मान लो कि जब डीएनए की कॉपी हो रही थी तो अलग अलग गुण आ रहे हैं इन जीवों में, ये मान लो बैक्टीरिया ही हैं सारे। इनमें से मान लो
कि ये वाला जो बैक्टीरिया ना, मान लो इसके पास एक खास काबिलियत आ गई, सुपर पावर आ गई इसके पास। कौन सी सुपर पावर आ गई? बोले ज्यादा अगर गर्मी भी हो जाएगी ना तो ये मरेगा नहीं। मान लो समुद्र में रह रहे हैं मान लो सारे बैक्टीरिया, और इनके साथ क्या है कि 30 डिग्री अगर तापमान होता है ना तो बस उतने तक जिंदा रह पाते हैं, 30 से जैसे ज्यादा होता है वैसे ये सारे मर जाते हैं। लेकिन ये एक मान लो बैक्टीरिया ऐसा है जिसके चारों तरफ मान लो कोई दीवार बन गई या कोई कुछ और हो गया इसके शरीर में, और एक ऐसा बदलाव आ गया जिससे कि ये 35 डिग्री के तापमान तक भी नहीं मरेगा। तो फायदा हो गया ना इसके लिए। तो सही बात है, मरेगा नहीं, फायदा हो गया। और अगर मान लो तापमान गलती से बढ़ भी जाए 30 डिग्री से तो भले ही सारे मर जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये जिंदा रहेगा तो उससे 2 बनेंगे, उससे 4 बनेंगे, उससे 8 बनेंगे, तो वो सारे के सारे जिंदा रह जाएंगे। तो बैक्टीरियाओं की ये जो खास जाति के लोग थे ये सब बच जाएंगे। समझ में आई आपको बात? तो फायदा हो सकता है। अच्छा, और क्या फायदा हो सकता है? जैसे मान लो कल को भैंस का कलर सफेद हो जाए राजस्थान में, भैंसों के बीच में क्या हो, बच्चे पैदा हो और उनके बच्चे सफेद हो जाएं, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? भैंस को गर्मी नहीं लगेगी, हो सकता है उम्र लंबी हो जाए उसको, और कोई फायदा हो सकता है। देखो समझो। उसके अलावा अच्छा दूसरा केस कि क्या ऐसा संभव है कि कोई फर्क ना पड़े? हाँ बिल्कुल है। अपनी गली के कुत्ते, अभी यही जो सीजन गया है 1-1.5 महीना पहले वाला, उसी में वो कुत्ते क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। कुत्ते और जो बिचेस, जो डॉग और बिच जो हैं वो आपस में, जो मेल कुत्ता है या फीमेल कुत्ता जो है वो, तो अब देखना, जैसे मान लो कुत्ता जो है, मेल जो है वो काले रंग का है, और जो फीमेल डॉग है वो मान लो सफेद रंग की है, और उनके बच्चे पैदा हुए, मान लो 6-7 बच्चे पैदा हो जाते हैं इनके, तो वो उनमें से एक बच्चा पे तो पूरा काला है, एक काले पे सफेद सफेद धब्बे आ रहे हैं, एक के मुंह पे पता नहीं कोई कलर कुछ और आ गया है, किसी के कलर कोई और आ गया है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो अलग अलग कलर आया है इसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा? बस हाँ, ये फायदा होगा कि अलग अलग कुत्ते का नाम आप अलग अलग रख सकते हो, उसका टॉमी रख लेना, उसका शेरू रख लेना, उसका कुछ और रख लेना। आ रही बात समझ में आपको? बाकी उस कुत्ते के लिए कोई फायदा है क्या इसका? नहीं है ना। हाँ, पंख आ गए होते और उड़ने लग गया होता तो बात और थी, फायदा हो जाता। समझ रहे हो इस बात को? उसका कोई खास फायदा उसको नहीं मिल रहा है। अच्छा, तीसरा केस कि क्या इन विभिन्नताओं का कोई नुकसान हो सकता है क्या? देखो, अगर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा आ गई, बहुत ही ज्यादा आ गई, और ये स्थिति पड़ गई कि वो जीव जिंदा ही नहीं रह पा रहा यार, प्रकृति में उसका काम ही नहीं बन रहा, तो वो क्या होगा, जीव लुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा हुआ भी है इतिहास में, हुआ ही होगा ना पास्ट में, क्योंकि जीव पहले हम बोलते हो डायनासोर भी था, और ये उड़ने वाला डायनासोर भी था, आग फेंकने वाला भी, पता नहीं, मैंने नहीं देखा, देखो ऐसा कोई, आपने भी नहीं देखा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं है कि उनके वो स्कल मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो हो सकता है ना उनमें से काफी सारी जीवों में इतने प्रचंड या इतने डिवास्टेटिंग जो है चेंजेस आ गए, इतने खतरनाक बदलाव आ गए कि वो जिंदा ही नहीं रह पाए, वो मर ही गए धीरे धीरे। तो उनकी जो जाति थी या जो परिवर्तन वाले थे वो सब गायब हो गए। अब दूसरी बात, ये आपको अगर अच्छे से समझ में आया तो है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में जो विभिन्नताएं आती है ना वो काफी ज्यादा होती है। जैसे कि हमारा ही उदाहरण ले लो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आवाज या जो हमारा शरीर की संरचना है, या जो शक्ल का नाक नक्श है, या जो भी संरचना है, वो अपने माता पिता से एकदम नहीं मिलती, और ना अपने माता पिता की उनके माता पिता से एकदम मिलती है। थोड़ा 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 सबका ही अलग चल रहा है। तो ये हम लोगों में विभिन्नताएं जो हैं बहुत ज्यादा आती हैं, और हम एक जैसे नहीं दिखाई देते, हम काफी अलग दिखाई देते हैं। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास में कि मेंडल के मन में अब ना यही क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे? जैसे मेंडल ने सोचा कि यार मान लो हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, अब हम अलैंगिक की बात नहीं करेंगे, अब हम मेंडल के प्रयोग में लैंगिक जनन की बात करेंगे। मेंडल सोच रहा है यार मैं मटर के पौधे लेता हूं और एक्सपेरिमेंट करता हूं, और पता करते हैं कि ये जो गुण है ना माता पिता से बच्चों में कैसे जाते हैं। वहां जो नियम बन जाएगा अगर वो वहां पौधों में लागू हुआ तो वो इंसानों में भी लागू कर सकते हैं, उसको किसी भी चीज में लागू कर सकते हैं जो लैंगिक जनन कर रहा है। बोले जी हाँ ठीक है। तो मेंडल ने मटर के पौधे लिए। अब क्या उसने सोची, थोड़ी बातें सोची उसने। जैसे समझना, मान लो आप लोग हो यूपी में, मैं हूं राजस्थान में, आपके यहाँ पे कुछ एक मटर के पौधे हैं जिनकी लंबाई होती है मान लो इतनी ज्यादा, 2 मीटर होती है मान लो। देखो मैं एकदम ढूंढने मत बैठ जाना कि 2 मीटर लंबाई के मटर के पौधे ढूंढने, आपके यहाँ वाले जो है वो 2 मीटर लंबाई वाले हैं, हमारे यहाँ पे जो होते हैं मान लो वो 1 मीटर वाले होते हैं। तो ये वाला तो है बौना, इसको बोला छोटा टी, और ये है लंबा, इसको बोला कैपिटल टी या टॉल बोला इसको,
टॉल लंबा, और छोटे टी से माना बौना पौधा। तो मेंडल के मन में ये था कि हैं तो दोनों मटर के पौधे, तो एक काम करते हैं ना, यूपी वाले में मंगवा लेता हूँ 2 मीटर वाले। मान लो मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, मान लो मैं ही मेंडल का प्रयोग कर रहा हूँ अभी, तो 2 मीटर वाला वहां से मंगवाया, 1 मीटर वाला यहां से लिया, और दोनों में मैंने क्या कराया, पर परागण कराया। क्या कराया? पर परागण कराया। तो अब जो बच्चे पैदा होंगे वो 2 मीटर वाले होने चाहिए, या 1 मीटर वाले होने चाहिए, या 1.5 मीटर वाले होने चाहिए? मेंडल के मन में क्वेश्चन है। और ऐसे ही और भी गुण है। जैसे मान लो एक पौधा ऐसा लिया जिसमें फूल आ रहा है गुलाबी रंग का, एक पौधा ऐसा लिया जिसमें फूल आ रहा है पर्पल कलर का, और एक ही जाति के पौधे मान लो, जैसे रोज भी तो अलग अलग कलर के आते हैं, तो है तो जाति सेम ही। तो बोला अगर उनके बीच में हम क्या करा दें, क्रॉस पॉलिनेशन करा दें, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनका कलर क्या होगा? तो ऐसे सवाल मेंडल के मन में थे, और उन्हीं के लिए मेंडल ने क्या किए, प्रयोग किए। तो देखो मेंडल ने क्या लिए, मटर के पौधे लिए, पहली बात क्लियर है आपको। क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या अभी हम समझेंगे, क्या सवाल थे मेंडल के, वो क्लियर है आपको। मेंडल ने अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, ठीक है। जैसे जैसे मैंने 2 लक्षण तो आपको मैंने बता दिए कि सफेद बैंगनी फूल वाला बता दिया, मैंने कलर चेंज कर दिया था लेकिन आपको बता दिया मैंने। लंबे बौने पौधे का उदाहरण मैंने आपको बता दिया। गोल और झुर्रीदार बीज, जो मटर का दाना हम खाते हैं वो गोल है या झुर्री वाला है, थोड़ा सा ऐसे रफ है। तो अगर हम झुर्रीदार पौधे का गोल वाले पौधे से क्रॉस करवाएं तो बच्चे का कैसा होगा? ये सवाल है मेंडल के मन में, और उसने मटर के पौधों पे जो प्रयोग किया अब अपन उसको देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात आपके मन में होगी कि सर एक बात बताओ, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? मेंडल जो है चाहता तो आम का पेड़ चुन लेता, नींबू के चुन लेता, है ना, पपीते का चुन लेता, मटर क्यों? तो देखो इसका उत्तर बहुत अच्छा उत्तर है। मान लो अगर वो आम का पेड़ चुन लेता तो उसको क्या पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब मान लो वो क्या करेगा, 2 मटर के पौधे लेगा, उनके जो बच्चा पौधा पैदा होगा उसके बड़े होने तक इंतजार करेगा, फिर वो जो बच्चे पौधे पैदा हुए हैं उनके बीच में वापस से स्वपरागण कराएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराएगा, फिर उनके जो बच्चे पैदा होंगे फिर उन पर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो अगर मान लो वो आम का पेड़ ले लेता तो एक आम का पेड़ उगने तक वो इंतजार करता 30 साल, फिर उससे वो क्रॉस करवाता मान लो किसी और से, फिर वो 30 साल और इंतजार करता। अबे उम्र 60-70 साल ही अपनी, समझ रहे हो? तो मटर का पौधा क्यों चुना, उसके 3-4 पहला कारण क्या है कि मेंडल से पहले भी काफी सारे लोग है ना ऐसा जो है शोध कर चुके थे, रिसर्च कर चुके थे, और उन्होंने भी क्या चुना था, मटर के पौधे को ही चुना था। तो मेंडल ने भी यही सोचा होगा कि यार उन्होंने भी यही चुना है तो अपन भी यही चुन लेते हैं। लेकिन हाँ, फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि अच्छा सर कारण तो ठीक है लेकिन उन्होंने भी इसको क्यों चुना? तो देखो दूसरा कारण क्या है कि मटर का पौधा आपको आसानी से कहीं भी दुनिया के किसी भी जगह पे मिल जाता है, और इसमें आपको बहुत ज्यादा विभिन्नताओं वाले पौधे भी मिल जाएंगे। जैसे कि लंबाई वाली बात की अपन ने, या अपन ने फूल के कलर वाली बात की, तो आपको अलग अलग जो लक्षण वाले हैं पौधे वो भी मिल जाएंगे। तीसरी बात क्या है कि इनको आप 1 साल में उगा सकते हो। 1 साल में इनकी सीजन जैसे मान लो आपके पूरी हो जाएगी, बड़े हो जाएंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा 1 साल की अवधि में लगभग, ठीक है। और उसके अलावा एक और कारण क्या है कि इन पौधों में क्या हो जाता है, स्वपरागण होता है। अच्छा ये क्यों, मैं समझा रहा हूं, देखो आपको स्वपरागण होता है इनमें, तो इनमें हमें शुद्ध पौधा मिलना संभव है। जैसे समझना, जैसे मैंने आपको बोला आप यूपी में हो तो आपके यहाँ पे मान लो 2 मीटर लंबे पौधे हैं मटर के, तो वहां पे सालों से, सदियों से, 10, 50, 100 सालों से 2 मीटर वाले लंबे पौधे हैं, और हमारे यहाँ पे राजस्थान में मान लो 150 सालों से 1 मीटर वाले पौधे हैं। तो क्या मतलब है कि ये वाले शुद्ध बौने हैं और वो वाले शुद्ध लंबे हैं। उनमें बौने का कोई चक्कर नहीं है और इनमें लंबे होने का कोई चक्कर नहीं है, तो दोनों को क्रॉस करा सकते हैं। मतलब एक अलग गुण वाला है एकदम ही, और ये एकदम ही अलग गुण वाला है। क्यों? क्योंकि ये स्वपरागण खुद में ही कर लेते हैं। मतलब ये संभावना ही नहीं है ना कि मैं यहां से कोई पौधा वहां ले जाऊं और पास में रख भी दूं तो उनमें परपरागण हो। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। सामान्यतः इनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। परपरागण तो करा ही सकते हैं और हो भी सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इनमें क्या होता है, फूल पूरा खुलने से पहले ही
पॉलिनेशन हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण हो जाता है। तो बाहर से परागण के आने की संभावना कम होती है, तो लाइन जो है ना एकदम जो पीढ़ी है ना वो शुद्ध मिलती है आपको। ये एक कारण है यहाँ पे। तो ऐसे 3-4 कारण हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। तो अब मैं एक काम करता हूँ, फटाक से बोर्ड को मिटा देता हूँ और अपन मेंडल का प्रयोग समझते हैं। तो आ जाओ समझे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है मेंडल के प्रयोग, और उसमें हमने एक चीज लिखी है, एक संकर संकरण, या इसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो एक बात तो पहले आप याद रख लो, संकरण का मतलब होता है क्रॉस इंग्लिश में। तो काफी बार अगर मैं क्रॉस भी कह दूं तो आप संकरण समझ लेना, मतलब एक तरह से आप यूं समझो संबंध स्थापित होना। तो एक संकर या मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब है कि जब हम केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए दो ऐसे पौधों के बीच में संकरण करवाएं जिनमें वो लक्षण विरोधाभासी रूप में उपलब्ध हो, मतलब कंट्रास्टिंग हो। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या हो, विपरीत हो। जैसे समझना कैसे, सफेद है तो काला हो, समझना कैसे, जैसे एक पौधा अगर लंबा है तो दूसरा बौना हो, तो ये दोनों गुण कैसे हो गए, विरोधाभासी हो गए या विरोधी रूप में विद्यमान हो गए अलग अलग पौधों में। ठीक है, अगर एक ही ऐसा लक्षण हम देख रहे हैं कि यार लंबाई और बौनाई कोई देख करके अपन करा रहे हैं क्रॉस और देखते हैं कि बच्चा कैसा प्राप्त होता है, तो ऐसे संकरण को हम एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और अगर मान लो दो लक्षण ध्यान में रख रहे हैं, जैसे बोले यार लंबाई और ये भी रख लेते हैं और फूल का कलर भी ध्यान में रखते हैं, दोनों को एक साथ देखेंगे तो उसको हम द्विसंकर संकरण बोलेंगे। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि जो दोनों आप पेड़ ले रहे हो, जो पादप ले रहे हो, उनमें वो गुण अलग होना चाहिए, एकदम अलग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि यार इसमें थोड़ा हल्का गुलाबी है, इसमें थोड़ा डार्क गुलाबी है, नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ रहे हो, अलग होना चाहिए। अब ठीक है, यहां समझो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपके वहां का पौधा है 2 मीटर लंबा मान लीजिए आप, और ये हमारे यहाँ पर मिलता है छोटा एकदम बोना पौधा है, और इसके दादाजी नानाजी मम्मी पापा पूरा जो खानदान और जो ननिहाल है सब बौने हैं, और इसका जो पूरा का खानदान है वो कैसे हैं, सबके सब लंबे हैं, ये श्योर है। तो ये शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध बौने हैं, ये बौना लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये सारी जो जानकारी होती है ना हमारे शरीर में युग्म के रूप में मौजूद होती है, जोड़े के रूप में मौजूद होती है। ठीक है, जो हमने कल गुणसूत्र बना करके समझा था पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपको बोला था कि मान लो अगर आंख के कलर की जानकारी है, या यहां पर हम कहें कि केवल मान लो लंबाई की जो जानकारी है ना वो इसमें भी है और इसमें भी है, इस एलील में भी है और इस एलील में भी है, या यूं कहूं कि इस जीन में है, इस जीन में भी है और इस जीन में भी है, दोनों में ही लंबाई की जानकारी है। अब इसीलिए क्योंकि हर जीव में वो जो जानकारी है डबल है। क्यों डबल क्यों है, क्योंकि मेरे को वही जानकारी मम्मी से भी मिली है और वही जानकारी पापा से भी मिली है। तो पापा के भी शरीर में उनकी लंबाई को लेकर के कुछ जानकारी है और मम्मी के भी शरीर में मेरे को दोनों मिल गई। अब मान लो दोनों की लंबाई थोड़ी थोड़ी अलग है, सेम नहीं है वो जानकारी, तो है तो दोनों ना मेरे शरीर में। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि दोनों ही जो जानकारी इसको मिली है ना पापा से भी और मम्मी से भी, वो दोनों ही लंबे वाली है, और यहाँ पे जो दोनों जानकारी मिली है वो दोनों ही बौने वाली है। तो इसलिए इसको शुद्ध लंबा और इसको शुद्ध बौना, और दो दो बार लिख रहे हैं इस जानकारी को। लेकिन अब क्या होगा कि हमने पढ़ा है सेक्स सेल्स के बारे में, या वो कोशिकाएं हैं जो जनन में पार्टिसिपेट करती हैं, लैंगिक जनन में, जिनको हमने क्या बोला है, गैमीट्स बोला है, या जिनको हम क्या बोल रहे हैं, युग्मक बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम हमारे शरीर में देखते हैं तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, या जिसको हम लोग स्पर्म सेल को वीर्य या शुक्राणु कहते हैं, और जो मादा में अपन ने देखा था अंड कोशिका कहते हैं या एग सेल बोलते हैं उसको। सही बात है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि वो जो जानकारी है ना, ऐसे जो ये सारे के सारे गुणसूत्र हैं, तो जब ये प्रक्रिया हो रही है ना, गुणसूत्र बन रहे हैं, तो ये वाला अलग हो जाएगा मान लो, और मान लो ये वाला अलग हो जाएगा, मतलब दोनों की जानकारी अलग हो जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। हालांकि अपने आप में डीप टॉपिक है, लेकिन आपको सरलता से बताने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये टी मान लो अलग हो गया और ये टी अलग हो गया, यहां पे ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया। अब क्या होगा कि इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या है वो देखो। पहली संभावना क्या है कि ये जो है इससे मिल जाए, तो उस केस में क्या बनेगा हमारे पास में, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही मैं जल्दी से बाकी सारे भी लिख देता हूं। अगर ये मान लो इससे जुड़ जाता है तो भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर मान लो ये जो है इससे जुड़ जाता है तो भी हमें क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी। और यही अगर इस आखिरी वाले से जुड़ता है तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे में क्या हुआ, वो जो जानकारी थी ना लंबे और बौने वाली शुद्ध जो जानकारी थी, वो शुद्ध नहीं है, वो मिक्स हो गई।
यहाँ पे भी ऐसे हो गया, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे, मतलब चारों सेम हो गए और जानकारी मिक्स हो गई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई क्या होना चाहिए, बच्चे की ऊंचाई सच में कितनी होनी चाहिए? तो भाई आपका और मेरा दिमाग तो क्या चलेगा, हम बोलेंगे कि यार सर 1 मीटर, मतलब बोल रहे हो बोना है, 2 मीटर वाला लंबा है, तो अगर दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो 1.5 मीटर होना चाहिए, एवरेज ले लो ना, मैथमेटिक्स लगा दो। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। ये उनको कैसे पता चली ये बात? ये एक्सपेरिमेंट किया तो पता चली। देखना कैसे, उन्होंने क्या देखा कि ये जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है, यहां लिख रहा हूं मैं, मान लो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका जो पौधा है ना वो कैसा मिला है? लंबा। कैसा मिला है ये पौधा इनको? लंबा पौधा मिला है। तो मेंडल को लगा यार ये थोड़ा ना गड़बड़ हो गई, ऐसे कैसे? फिर मेंडल ने थोड़ा दिमाग लगाया। तो मेंडल ने जब ध्यान दिया ना, तो मेंडल को क्या, ये वाली जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ये किताब में नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, मजा आएगा सुन करके। क्या कि मेंडल को लगा कि यार ये जो लंबा वाला था ना, ये मादा वाला पौधा लिया था अपन ने, मतलब अंडाशय वाला भाग लिया था। और यहां पे हमने जो बौना पौधा है, इसमें से हमने कौन से भाग को काम में लिया था? पुरुष वाले के भाग को। यहाँ स्टेमिन जिसमें था, पुंग केसर को यहां से काम में लिया था। पर परागण करा रहे थे जब, भाई क्या करा रहे हैं आपको मैं फिर बता दूं, पर परागण, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसका हमने अंडाशय वाला भाग काम में लिया, हालांकि ये उभयलिंगी है, दोनों लिंग हैं इसमें, लेकिन इसका हमने कौन सा काम में लिया? पुरुष वाला भाग काम में लिया। तो इसको लगा मेंडल को कि यार क्योंकि मम्मी लंबी थी ना, तो बच्चा भी लंबा मिला है अपने को, लगेगा ना, क्योंकि मम्मी ज्यादा टाइम तक बच्चे को पेट में रख रही है, अंदर रख रही है, या उधर अंडाशय में से बड़ा कर रही है उसको, बीज को। तो बोले मम्मी क्योंकि लंबी थी ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने एक क्रॉस करवाया जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब उन्होंने क्या किया, फिर अगली बार क्या किया उन्होंने, ये वाले जो लंबा है इसमें से उन्होंने क्या लिया? पुरुष लिया। और इसमें से उन्होंने क्या लिया? बोने वाले में से मादा ली, मतलब अंडाशय वाला भाग लिया। लेकिन फिर भी पता है उनको क्या देखने को मिला? कि पौधा तो लंबा ही मिला। मतलब वो जो उन्होंने धारणा आई ना उनके मन में कि फीमेल जो है, जो मादा है, उसका जो वो क्योंकि लंबी है इसलिए बेटा लंबा, ऐसा नहीं। उनको बाद में जब उल्टा करके भी देखा ना तो भी यही चीज मिली। क्लियर हुई ये बात आपको? अब ये लंबा मिल गया पौधा, अच्छा ठीक है। तो इसको हमने बोला क्या? F1 जनरेशन। इस जनरेशन को हमने क्या बोला? मैं यहां लिख देता हूं, F1 जनरेशन, या प्रथम संतति पीढ़ी। प्रथम, पहले जो बच्चे पैदा हुए हैं पर परागण से, क्रॉस पॉलिनेशन से, या जिनको कह रहे हैं प्रथम संतति पीढ़ी। क्लियर हुई आपको ये बात? तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये हमारे पास यहां पर हम ले रहे हैं F1 जनरेशन वापस से, ठीक है। मैं इसको यहां लिख देता हूं इस बार। ये कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। तो इसमें अब उन्होंने वापस क्या किया, मेंडल ने ऐसे वापस से उन्होंने लिए, कैसे? 2 पौधे F1 जनरेशन के। देखो यहां पर मैं ले रहा हूं 2 पौधे लिए F1 जनरेशन के, और इनके बीच में अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कराया इनके बीच में स्वपरागण। बोला यार खुद से आप देखो, अब इनके बच्चे वापस पैदा कराते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल एक बात तो समझ ही पा रहे थे कि यहाँ पे जो सारे बच्चे अपने को पैदा हो रहे हैं वो हैं लंबे, लेकिन ये फिर गुण कहाँ गया? ये जो बौनेपन वाला जो गुण था ये कहाँ गया? तो उन्होंने कहा और बच्चे पैदा अपन करवा के देखते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे भी क्या होगा? F1 पीढ़ी क्या है हमारे पास में? कैपिटल टी स्मॉल टी, गुणसूत्र इसके, मतलब गुणसूत्र अब बनेंगे इसमें से। तो अब इसमें से हम लोग क्या, गुणसूत्र नहीं सॉरी गैमीट्स, इसमें से गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स या युग्मक, जिसको युग्मक बोल रहे हैं। तो ये क्या मिलेगा? कैपिटल टी मिलेगा, यहाँ पे स्मॉल टी मिलेगा, फिर यहाँ पे भी कैपिटल टी मिलेगा और यहाँ पे भी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया युग्मक निर्माण यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है। युग्मक बन गए। अब क्या होगा? वापस से इनके बीच में निषेचन होगा, तो अलग अलग पेयर बनेंगे। एक पेयर मान लो ये बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, एक पेयर मान लो बनेगा, इसको पहले जोड़ लेते हैं हम लोग, एक पेयर मान लो बनेगा कैपिटल टी और ये इससे जुड़ करके स्मॉल टी। एक और पेयर क्या बनेगा यहाँ पे? कैपिटल टी से ये जुड़ जाएगा तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक पेयर यहाँ पे और बनेगा जो कि एकदम अलग है, देखो आप, वो क्या होगा? इससे जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमें देखने को क्या मिला?
ये पौधा लंबा, ये पौधा लंबा, ये पौधा लंबा, ये पौधा बौना। और ध्यान देना इसमें भी पेंच है। क्या पेंच है? ये है शुद्ध लंबा पौधा। लेकिन ये जो दोनों पौधे हैं ना, इनको हमने शुद्ध लंबा नहीं बोला, इनको हमने कुछ और नाम दिया, और वो नाम क्या है? संकर लंबा। क्योंकि ये संकरण से प्राप्त हुआ है ना, तो इसको हमने संकर लंबा पौधा बोला, या इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरो मतलब अलग अलग, तो अलग अलग हैं ये अंदर इसके, लेकिन फिर भी लंबा है, तो इसलिए इसको संकर लंबा बोला हमने, यहां हेटेरोजाइगस टॉल बोला। और ये वाला शुद्ध लंबा है, प्योर टॉल, और ये वाला शुद्ध बौना है, मतलब प्योर ड्वार्फ। इंग्लिश में बोने को बोलते हैं पर ड्वार्फ, ठीक है? तो ये प्योर ड्वार्फ। आई बात आपको समझ में? तो मेंडल ने एक चीज कंक्लूड की, और ये पहले एक छोटी सी बात, ये कौन सी जनरेशन है हमारे पास में? F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी। जनरेशन पीढ़ी एक ही बात है, समझते हो आप लोग इस बात को? तो मेंडल ने यहां से क्या निष्कर्ष निकाला? मेंडल ने कहा कि यार वो कारक, मेंडल ने एक शब्द काम में लिया, वो कारक जो प्रथम पीढ़ी में खुद को दिखा पाता है, जो बाहर शरीर है ना पौधे का, उसमें खुद को प्रदर्शित कर पाता है, उस कारक को मेंडल ने नाम दिया प्रभावी कारक। क्या नाम दिया मेंडल ने? प्रभावी कारक। और यहां पे वो प्रभावी कारक कौन है? तो वो है लंबापन, या जिसको हम टॉलनेस कह रहे हैं, जिसको हम बड़े टी से लिख रहे हैं। और आज हम इस कारक को नॉर्मली अपनी जो किताब में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे लक्षण। वो लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित कर पा रहा है, वो क्या कहलाएगा? प्रभावी कारक कहलाएगा। दूसरा हमारे पास में क्या है? अप्रभावी कारक। अच्छा, अप्रभावी कारक वो कारक है जो प्रभावी कारक के समक्ष उपस्थित है, लेकिन फिर भी अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाता है। वह कारक जो प्रभावी कारक के सम्मुख उपस्थित है तथा F1 पीढ़ी में खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रभावी कारक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और इसको बोलते हैं हम लोग रिसेसिव ट्रेट, या आप कारक की जगह कह सकते हो प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। दोनों बातें आपकी चल जाएंगी, दोनों ही आप अलग अलग जगहों पर पढ़ोगे तो चल जाएगा। हमारी किताब में प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण लिखा हुआ है। आई बात आपको समझ में? तो फिर जब इनसे और आगे पौधे प्राप्त होंगे तो हमें इस तरह से और बात जो है हमारी समझ आएगी। एक काम करता हूँ, ये थोड़े से भारी से टॉपिक्स हैं तो इनको मैं आज और लंबा नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी को अपना कंटिन्यू करूँगा। तो आप प्लीज़ इसको एक बार बिना देखे ज़रूर बना करके देख लेना, नहीं तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से इस बात को जोड़ करके आगे बढ़ूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।